दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे आपको मालूम है अभी हमने 78th इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन की है 15 अगस्त 2024 को। तो हमारे कंट्री को आज़ाद हुए 78 साल हो गए हैं। हमने 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस ली थी और रात को 12 बजे ही इंडिपेंडेंस ली थी। उसका क्या कारण था, उसका क्या इतिहास था, उसका ब्लॉग हम ऑलरेडी अप्रैल में कवर कर चुके हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगा, उसको आके जाके आप देख सकते हैं। अब उसके बाद की कहानी हम आज के एपिसोड में करेंगे कि 1947 के बाद और पिछले 78 साल में हमारे कंट्री ने किस तरह की ग्रोथ देखी है और आने वाला समय हमारे कंट्री के बारे में क्या बता रहा है। तो आइए बने रहें हमारे साथ इस एपिसोड में। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में कवर किया था, अप्रैल के ब्लॉग में, कि हमें जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो 15 अगस्त जो बहुत ही ख़राब दिन था, उसके सबसे अच्छे मुहूर्त में हमें आज़ादी मिली थी और इस आज़ादी ली थी हमने रादर। और इसका श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे उनको जाता है। तो जब आज़ादी मिली उस टाइम पर जो कुंडली बनती थी उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो वृष लगन की कुंडली थी, कर्क राशि थी और पुष्य नक्षत्र था, और जो समय चुना गया था रात को 12 बजे वो अभिजीत मुहूर्त था। तो सबसे अच्छा मुहूर्त, सबसे अच्छा समय और सबसे अच्छा नक्षत्र था उस टाइम पर। तो उसमें जब आज़ादी ली तो ज्योतिषियों के हिसाब से हमारे कंट्री में कई दिक्कतें तो आनी थी, बट जो प्रोजेक्शन थी कि कंट्री दिन ब दिन तरक्की करता जाएगा और आगे ही बढ़ता जाएगा। तो जो हमारी कुंडली बनती है, जिसको आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, कि लगन में राहु है वृष में, और दूसरे घर में जो तीसरा मतलब मिथुन पड़ती है, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वहाँ पर मंगल देव है, और 5 ग्रह जो हैं वो तीसरे भाव में है कर्क राशि में, जहाँ स्वग्रही चंद्रमा है, शनिदेव हैं, शुक्र हैं, बुध है और सूर्य है। तो ये 5 ग्रह हैं। चौथा घर खाली है, सूर्य का राशि पड़ती है वहाँ पर। छठा घर जो है बुध देव का है, वो भी तीसरे घर में ही विराजमान है। और जो उसके बाद अगला घर पड़ता है जो छठा भाव है, जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है तुला राशि, वहाँ पर बृहस्पति देव है। और 8वां घर मंगल का जो है वृश्चिक, मतलब 7वां घर भाव, 7वां भाव और 8वां घर, तो वहाँ पर वृश्चिक राशि है वो खाली है। जो अष्टम भाव है वो भी खाली है, जहाँ पर धनु राशि पड़ती है। दशम भाव जो है वो मकर राशि पड़ती है। और जो 5 ग्रह बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, उन सब की सीधी दृष्टि पड़ रही है नवम भाव में। ये भाग्य भाव होता है। तो हमारा भाग्य तो अच्छा है, इस हिसाब से जो कुंडली बनवाई गई और जो ज्योतिषियों ने समय निकाला उस हिसाब से हमारा भाग्य अच्छा है। मतलब कंट्री का जो आगे फॉर्च्यून है वो बहुत अच्छा ही है, भविष्य अच्छा है। अब जो कर्म स्थान है उस वहाँ पर कुंभ राशि आती है, 11वां भाव, शनिदेव का ही घर है, 9वां और 10वां। और जो 11वां भाव है वहाँ पर मीन राशि आती है, वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। और 12वां भाव भी खाली है, जहाँ पर मेष राशि आती है। हाँ, जो एक भाव हमने मिस कर दिया, जो सप्तम भाव है, जहाँ पर राहु के सामने केतु विराजमान है। अब हम समय की गणना कर लेते हैं। जो विषमोत्री दशा पड़ती है उस हिसाब से पहली जो महादशा आई वो आई शनिदेव की। जो वृष लगन की कुंडली होती है उसमें शनिदेव, बुध देव और वीनस, शुक्रदेव, ये योग कारक प्लैनेट गिने जाते हैं। और राहु और केतु जो लगन में और सप्तम भाव में है, ये परिस्थितियों के हिसाब से फल देते हैं, बट जाते जाते वृष लगन के लिए वो अच्छा ही करके जाते हैं। तो ये ग्रह स्थिति है। अब हम पहली जो महादशा आई उसको हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में हमें जाना है, जो बताना है
कि जब ये आज़ादी हुई थी उसमें जब राहु लगन में थे और राहु का गोचर भी वृष में ही चल रहा था, तभी वो लगन में आए। तो राहु का जो गोचर था वो टॉरस में, वृष में मई 1946 से लेकर मई 1947 तक रहा। और अगर आपको ध्यान हो कि जो आज़ादी मिली थी हमें 1947 में, 3 जून 1947 को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे का रूपरेखा बनाई थी, तो ये एक शौक था इन उस टाइम के इंडियन पॉलिटिशियंस के लिए, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, उनके लिए एक शौक था कि हमें आज़ादी तो मिल रही है बट बंटवारे के साथ मिल रही है। तो खैर, जो भी उस टाइम के पॉलिटिशियन थे और जो भी समय स्थिति थी, जो कालचक्र था, उसके हिसाब से डिसाइड हुआ। बट उसमें जो खून बहा, जो काफ़ी लोगों की कैजुअलिटी हुई, जिसको 2 लाख से 20 लाख के बीच में बंटवारे में बोलते हैं कि पूरी कैजुअलिटी हुई। तो ये राहु का जो गोचर था वृष में, उसकी वजह से ही ये सब उत्पात हुआ उस टाइम पर। तो अब उसके बाद जब शनिदेव का गोचर चल रहा था, जो हुआ, और उसमें शनिदेव की जो महादशा थी, इसमें जो अगर अंतर गिनेंगे, जब राहु का अंतर जब जब आया है, हमारे कंट्री ने पीड़ा ही झेली है। बट उसके बाद कंट्री एक वापस उठ के खड़ा हुआ है। तो जब सैटर्न में राहु का अंतर आया, तो वो समय था अप्रैल 1960 से अप्रैल 1963, 1963, अप्रैल 60 टू मार्च 1963। इस पीरियड के में राहु का अंतर था शनि की महादशा में। तो कंट्री ने इस टाइम पर एक बहुत बड़ा युद्ध देखा चाइना के साथ, और वो एक तरह से सैबोटाज ही गिनते हैं कि कंट्री को जो डिफीट मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसी थी उस टाइम पर, उसको सैबोटाज किया गया हिंदी चीनी भाई भाई, और वो हमें नुकसान किया। बट उसके बाद कंट्री वापस खड़ा हुआ और एक किक लगी हमें कंट्री को एक तरह से, और कंट्री ने 1963 से जो वापस ग्रोथ देखी, जो उस टाइम पर जय जवान जय किसान, जब लाल बहादुर शास्त्री आ गए 1964 में और उन्होंने जो नारा दिया, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, तो कंट्री वापस उठ के खड़ा हो गया। और हमारी इंडियन आर्मी जो उस टाइम पर बहुत वीक थी 62 की वॉर में, और उसके बाद जो भर्तियां हुई और जो कंट्री में ग्रोथ देखी गई, जिसकी वजह से हमने 1965 का युद्ध जो था पाकिस्तान के साथ, वो बड़ी वीरता से लड़ा और जिसमें हमारी जीत हुई। हाँ, उस टाइम पर जो जीत तो हुई, बट राहु का गोचर 1964 से 1966 का जो पीरियड था, दिसंबर 1964 से जून 1966, राहु का गोचर वृष में था। तो हमें जीत तो मिली, किक तो मिली, बट जो हमारा नुकसान हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में जाकर उनका देहांत हुआ वहाँ पर, और जो एक मिस्ट्री ही गिनी जाएगी आज भी। तो ये सब हुआ। उसके बाद 1966 के बाद जब नई प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने टेक ओवर किया और कंट्री धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। 67 में एक नाथुला बाईपास पे, नाथुला पास के फिर एक छोटा मिनी वॉर हुई थी चाइना के साथ, जिसको हमने बड़ी अच्छे तरीके से जीता और उसमें हमें सक्सेस मिली। तो उसके बाद चाइना भी काफ़ी शांत हो गया और 40 साल तक, 2020 तक चाइना ने कोई बहुत तंग नहीं किया बॉर्डर के ऊपर। तो जब ये 66 के बाद फिर अगली जो सैटर्न की जो दशा थी वो 1965 तक ही थी, और ये दशा जब ख़त्म हो गई, उसके बाद मरकरी की, बुध की महादशा शुरू हुई, जो 17 साल तक रहती है, सितंबर 1965 से सितंबर 1982 तक। मरकरी भी योग कारक प्लेनेट है हमारी कंट्री के जो लगन के हिसाब से, वृष लगन के हिसाब से। बट उसमें जब राहु का अंतर आया मार्च 1975 से मार्च 75 से सितंबर 77, ये जो पीरियड था ये काफ़ी उथल पुथल का था, क्योंकि राहु जब भी आएंगे उथल पुथल करेंगे हमारी कुंडली के योग के हिसाब से। तो उस टाइम पर आपको भी मालूम है इमरजेंसी का पीरियड था, कंट्री में धरपकड़ हो रही थी और अपोजिशन का बिल्कुल दबा दिया गया था। बट फाइनली 77 में जब ये राहु का अंतर ख़त्म हुआ तो कंट्री वापस एक किक लगी थी जो भी, और उसके बाद
जो तानाशाही थी वो दोबारा नहीं लौट कर आई। तो ये भी एक मेजर पीरियड था जो मतलब अच्छे या बुरे बुरे समय के हिसाब से याद रखा जाएगा ये कंट्री की दशा में। और उसके बाद जब ये मरकरी का पीरियड ख़त्म हुआ 1977 में, सितंबर 77 में, उसके बाद केतु की महादशा शुरू हुई। जो केतु की महादशा थी वो सितंबर 1982 टू सितंबर 82 टू सितंबर 1989, 7 साल की महादशा होती है केतु की। तो जिस तरह से हमने देखा कि राहु के पीरियड में भी उत्पात हुआ, और केतु का जो पीरियड था वो तो पूरा ही 7 साल का पीरियड था, वो डिस्टर्ब पीरियड गिना जाता है। क्योंकि राहु केतु जब भी, जैसे बताया कि अगर वो आते हैं तो वो तंग करते हैं, किक दे के जाते हैं, बट जाने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे थे। तो जो ये पीरियड था 1982 टू 89 का जो पीरियड था, इसके अंदर केतु की महादशा में हमने जो समय देखा वो था पंजाब इंसर्जेंसी का। तो हमने वो भी एपिसोड भुलाए नहीं भूलता, क्योंकि केतु अगर जो भी कुंडली में जहाँ भी है या कंट्री की कुंडली में अगर बात करते हैं तो ये सिखिज़्म को रिप्रेजेंट करता है। जो राहु है वो कट्टर इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, और केतु जो है सिखिज़्म को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु से सिखिज़्म को देखा जाता है, और वो फैक्टर काफ़ी एक्टिव हो गया था उस पीरियड के अंदर। 1982 टू 89, 7 साल तक पंजाब के अंदर पूरा स्टेट डिस्टर्ब रहा था। और उसका जो अंत हुआ, जो परिकाष्ठा हुई, हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार देखा जून 1984 में, और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी देखा इसी पीरियड में। तो ये केतु का पीरियड इस हिसाब से गिना जाता है। और उस टाइम पर जो ट्रांजिट था, गोचर था वृष राशि में, वो राहु का गोचर जुलाई 1983 टू जनवरी 1985 ये वृष में ही गोचर था। तो आप समझिए राहु और केतु दोनों ने, मतलब जो ये पीरियड था 1984 का, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी असैसिनेशन, ये कंट्री को काफ़ी कमज़ोर किया था। इस पीरियड में कोशिश की गई थी, जो हमारे दुश्मन कंट्रीज़ हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी कि हमारे कंट्री को वीक किया जाए। और 1984 एक ऐसा साल था कि कंट्री काफ़ी वीक गिना गया एंड तक। बट उसके बाद जब नई सरकार बनी, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट बनी 1985 में जनवरी में, तो कंट्री ने वापस से फिर ग्रोथ देखी, और 5 साल तक कंट्री फिर वापस आगे बढ़ता रहा। और कंप्यूटर क्रांति उसी पीरियड में शुरू हुई थी, और 1989 तक जब तक राजीव गांधी रहे तो ये पीरियड बहुत अच्छा गिना जाता है। तो इस हिसाब से केतु जाते जाते हमें अच्छा ही देके गए सितंबर 89 तक का जब उनका पीरियड रहता था। और उसके बाद कंट्री के जो लग्नेश हैं वीनस, उनका पीरियड शुरू होता है। वीनस का जो पीरियड आता है वो आता है सितंबर 1989 टू सितंबर 2009। वीनस का पीरियड 20 साल का रहता है। तो जब ये सितंबर 89 को वीनस की महादशा शुरू हुई थी, कंट्री काफ़ी डोल टर्म्स में था, बिकॉज इंसर्जेंसी देखी थी, जो हमारी जीडीपी थी वो भी ग्रो नहीं कर पा रही थी, और राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट जा चुकी थी। 89-90 का जो पीरियड था और 91 का, ये काफ़ी डिस्टर्ब पीरियड था पॉलिटिकली, बिकॉज गवर्नमेंट कोई स्टेबल नहीं थी, और कंट्री ने काफ़ी अलग तरह का माहौल था। और इसी दौरान मई 1991 में राजीव गांधी जी का भी असैसिनेशन हो जाता है। और जो वो श्रीलंका की प्रॉब्लम में, या जाफना जो था, उस टाइम पर उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो तमिल जो फोर्सेस थी उनका गुस्सा उनको झेलना पड़ा, और फाइनली उनका भी असैसिनेशन होता है मई 1991 में। तो वो यही पीरियड था। उसके बाद जब वीनस का प्रॉपर पीरियड शुरू हुआ था 1989 टू 2009, तो कंट्री ने जो एक गवर्नमेंट देखी जिस पे विश्वास नहीं था किसी को कि वो 5 साल तक लास्ट करेगी।
बट वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव की, और मनमोहन सिंह उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बनकर आए। तो जो जुलाई 1992 को बजट दिया उन्होंने, जिसको ड्रीम बजट बोला जाता है, वहाँ से कंट्री ने जो ग्रोथ देखी और वीनस ने एक तरह से पूरी ग्रिप ले ली थी जो देने की, और कंट्री ने वहाँ से जो गोल्डन रन देखा, वो गोल्डन रन उनका अभी तक चालू है या चल रहा है। बट वीनस के पीरियड में भी हमें कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिली, उसके बारे में हम अंतर में देखते हैं। तो जो वीनस का पीरियड था, उसमें जब राहु का अंतर आया, वो आया 1996 टू नवंबर 1996 टू नवंबर 1999। ये वो पीरियड था जब मनमोहन सिंह तो थे फाइनेंस मिनिस्टर और पीवी नरसिम्हा राव थे, बट अब जब इलेक्शन का टाइम आया था वापस 96 में, तो वो मेजॉरिटी नहीं ले पाए और उनकी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा। तो यहाँ से एक नया उदय होता है, बिकॉज रथ यात्रा भी थी, उस टाइम बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग हो रही थी, और फर्स्ट टाइम पर बीजेपी की गवर्नमेंट 13 दिन के लिए सही, बट बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, वाजपेयी जी की, सक्सेस नहीं हो पाई। उसके बाद एचडी देवेगौड़ा की गवर्नमेंट बनी, वो सक्सेस नहीं हो पाई, और उसके बाद आई के गुजराल की गवर्नमेंट बनी, वो सक्सेस नहीं हो पाई। देन फाइनली फिर 1999 में इलेक्शन हुए थे। बट इन्हीं दिनों में जो वीनस में राहु का अंतर शुरू हो गया था नवंबर 1996 टू नवंबर 99, ये पीरियड के अंदर पाकिस्तान ने कारगिल क्रिएट कर लिया था। तो ये वॉर भी हमने देखी, ये पीरियड भी हमने देखा, और ये भी एक तरह का सैबोटाज ही था और किक देके गया वापस कंट्री को। ये पीरियड भी, कारगिल की वॉर को फाइनली तो हमने जीता, बट हमें कंट्री को एक लेसन मिला कि हमें अच्छे टाइम पर भी जो दुश्मन है उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने बॉर्डर को पूरा सेफगार्ड करना चाहिए। तो कारगिल के बाद वो एपिसोड दोबारा नहीं हुआ, और इंडियन आर्मी को भी एक लेसन मिला और कंट्री के पॉलिटिशियंस को भी। तो ये भी किक मिली हमें। और उसके बीच में एक पीरियड हम मिस करके गए कि जब हमें मरकरी के पीरियड में, जब मरकरी के पीरियड में जब हमने 71 की वॉर जीती, उस टाइम पर गृह स्थितियाँ क्या थी? तो जब सितंबर की जो वॉर थी, उस जो 71 की वॉर थी, उस टाइम सन का अंतर चल रहा था। तो सन जबकि कारक नहीं है, बट कंट्री के लिए वो समय भी अच्छा ही गया, क्योंकि मरकरी का जो था वो महादशा थी। अब हम इसके बाद 1999 के बाद सन का जो पीरियड आता है, 6 साल की महादशा शुरू हुई थी सितंबर 2009 टू सितंबर 2015। बट उससे पहले वीनस की महादशा को जो हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। जब 99 की वॉर हो गई और जिसको भी हमने कारगिल को जीता, वाजपेयी जी उस टाइम थे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, बट वो कंट्री, उस एपिसोड को छोड़ दिया जाए तो कंट्री में एक तरह से राम राज्य ही था। कंट्री में इन्फ्लेशन बिल्कुल नहीं था, कंट्री बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी, और तभी ये कैंपेन दिया गया था इंडिया शाइनिंग। बट वो कैंपेन में भी कहीं नेगेटिविटी थी, और कांग्रेस उस टाइम पर बीजेपी क्योंकि स्टैंड हो रही थी और कांग्रेस काफ़ी मजबूत थी कंट्री में, तो कांग्रेस ने सीटें ज़्यादा निकाल ली बीजेपी से, और फाइनली कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में कंट्री ने नई गवर्नमेंट देखी कांग्रेस की, यूपीए 1 की जो गवर्नमेंट थी 2004 टू 2009। ये मरकरी वीनस का ही पीरियड था, और कंट्री की ग्रोथ बिल्कुल टॉप क्लास थी। 2008 में आकर ग्लोबल रिसेशन आता है अक्टूबर में, और जब 2009 के इलेक्शन आए तो कंट्री ने आंख बंद करके मनमोहन सिंह जी पे ही वापस स्टैंपिंग कर दी कंट्री के लिए कि इनसे बढ़िया कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता आज की सिचुएशन में। और यहाँ पर ही हम इमोशनल ब्लैकमेल हो गए, और यूपीए 2 की जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि पीरियड चेंज हो गया था, वीनस की महादशा खत्म हो गई थी 2009 में, और सन की महादशा शुरू हो गई थी सितंबर 2009 में। गवर्नमेंट तो खैर मई में बनी, मई जून में 2009 में। सितंबर 2009 से 6 साल की महादशा आई सितंबर 2015 तक।
तो ये यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, सन कारक नहीं है कुंडली में, बट हाँ चौथे भाव के स्वामी है। तो कंट्री ने इन्फ्लेशन देखी, ग्रोथ भी देखी, सब चीज़ें देखी उस पीरियड में। महंगाई पूरी चरम पर थी, प्रॉपर्टी के रेट खूब बढ़ रहे थे, और बिजनेस में ब्लैक मनी काफ़ी ज़्यादा था, सब चीज़ें थी। और इसी दौरान बीजेपी में चेंजेस आते हैं, और मोदी जी का राइज होता है नेशनल पॉलिटिक्स में, नेशनल लेवल पर। उनको सिलेक्ट किया जाता है पीएम कैंडिडेट 2013 में, और 2014 मई में वो शपथ लेते हैं हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के लिए, 5 साल के लिए। तो जब ये मोदी जी ने शपथ ली 2014 में, मई 2014 में, था तो सन का पीरियड, बट वो जाता जाता पीरियड था। और उसके बाद जो पीरियड आता है वो आता है चंद्रमा की महादशा। वो 10 साल का पीरियड है। चंद्रमा की महादशा सितंबर 2015 में शुरू होता है, और वो सितंबर 2025 तक का पीरियड है, 2015 से 2025। अभी हम सितंबर 2024 में हैं, आज 1 सितंबर 2024 की तारीख है। तो अब 1 साल रह गया है, और 9 साल हमने वो पीरियड देख लिया है। और आपने भी देखा होगा इस 9 साल या 10 साल का, जो भी 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट को हो गए मोदी जी के, और हमने ये महादशा में 9 साल बिताए हैं। हमें 9 साल में कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आई। कंट्री ने कोई वॉर नहीं देखी, कंट्री में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही। कोविड में ज़रूर हमने एक स्पर्श देखा है। वो जो देखा है वो पीरियड था जो 2020 और 2021 का, दुनिया ने 2020 में देखा और हिंदुस्तान ने 2022 में दर्द झेला। तो वो पीरियड में भी अगर हम बात करें, राहु का गोचर सितंबर 2020 से अप्रैल 2022 तक वृष में था। तो राहु जिससे जब वृष में आए हैं, वो उन्होंने हिंदुस्तान को तकलीफ दी है, किक भी दी है, और उसके बाद कंट्री वापस उठ के खड़ा हुआ है। तो जो अप्रैल मई में हमने मंजर देखा था 2021 में, उस टाइम पर राहु पूरे चरम पर था, और वृष में ये गोचर था उस टाइम का। और जब हम अंतर देखते हैं चंद्रमा में जो अंतर है वो राहु का अंतर, वो चंद्रमा में राहु का अंतर वो फरवरी 17 से अगस्त 18, ये कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं दे गया पीरियड, बट फरवरी 2017 से 2018 में राहु का अंतर था। तो राहु जब लगन में आए, जब गोचर में आए वृष में, तो वो तब तकलीफ काफ़ी दे के गए। तो अब ये पीरियड भी निकल गया है। उससे पहले राहु का एक गोचर हमने मिस किया है, वो फरवरी 2002 से अगस्त 2003। राहु हर 18 साल के बाद गोचर होता है, और 1 2 3 4 5 2022 तक 5 गोचर आज़ादी के बाद से हो चुके हैं। तो 18 5 90 साल के इतिहास में 5 बार गोचर हुआ है। तो जो ये गोचर हुआ था उस टाइम पर फरवरी 2002 से अगस्त 2003, उसमें क्या हुआ था? फरवरी 2002 में अगर आप सबको याद हो, गोधरा कांड हुआ था। तो कंट्री में और ख़ासकर गुजरात में जो हुआ था वो एपिसोड, जिसमें बोगी में आग लगा दी गई थी, और तीर्थयात्री जल गए थे जो कार सेवक थे। तो उसके बाद जो दंगे हुए, और उसमें काफ़ी लोग हिंदू मुस्लिम रॉयट्स हुए थे गुजरात में। तो वो पीरियड राहु का ही पीरियड था। तो ये जो पीरियड आएगा इसके बाद, वो राहु का पीरियड वो तो 2040 में आएगा, जब राहु वृष में आएगा। तो वो समय देखा जाएगा उस टाइम पर। बट अभी जो समय आ रहा है 2025 में, वो आ रहा है क्योंकि चंद्रमा की महादशा खत्म हो रही है 2025 में, और अब मंगल की महादशा शुरू होगी 2025 सितंबर से लेकर 2032 सितंबर तक कंट्री में। और उसके बाद सितंबर 2032 से 18 साल की राहु की महादशा आएगी, जो 2050 तक जाएगी। तो जैसे कि हमने पिछले इतिहास में, पिछले 77 ईयर्स की इंडिपेंडेंस हो चुकी है, अब 78वें साल में हम आ गए हैं। तो हमने 77 साल का इतिहास में हमने देखा है कि जब राहु वृष में आए हैं तो उन्होंने तंग किया है। और अब तो राहु की पूरी महादशा आ रही है, या गोचर तो है ही है, वो तो 18 साल बाद आएगा 2040 में एक बार। बट अभी जो मंगल की महादशा है वो
राहु की महादशा से एकदम पहले आती है। तो राहु का जब भी अंतर जिस तरह से हमने डिस्कस किया था, चाहे शनि की महादशा में या मरकरी की महादशा में या उसके बाद केतु की महादशा तो पूरी खराब थी, वीनस, सन और मून कि जब जब राहु का अंतर आया है, उससे पहले मंगल का अंतर आया है, तो मंगल के अंतर में ही ये सब चीज़ें हुई हैं। तो जिस तरह से अभी एक चीज़ मेरे को और बतानी थी कि जब चंद्रमा में मंगल का अंतर था और उसके बाद मंगल के बाद राहु का अंतर आया चंद्रमा की महादशा में, उस टाइम भी एक एपिसोड हुआ था। वो एपिसोड था नोटबंदी का, जो हमने 1978 के बाद मतलब एक नई जनरेशन ने पहली बार नोटबंदी देखी हमारे कंट्री में। और जो तकलीफ़ें आई, जो बिजनेस उस टाइम में लुढ़के या लोगों को तकलीफ़ें हुई, वो पीरियड यही था जब चंद्रमा में मंगल की महादशा अंतर था, जुलाई 2016 से फरवरी 2017, क्योंकि 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी 2016 में। तो ये पीरियड भी याद रखा जाएगा, ये अंतर भी याद रखा जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, समझाने का या बताने का, वो ये है कि राहु की महादशा से पहले जो मंगल की महादशा आती है, यहाँ पर चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं और राहु की महादशा में आते ही वो पूरा उत्पात हो जाता है और कंट्री एक बड़ा दर्द झेलता है। बट वो किक जो लगती है उसके बाद कंट्री वापस उठ के खड़ा हो जाता है। तो अगले 25 साल ये कंट्री के लिए बहुत ही अलग साल होने वाले हैं। हम 77 साल जो देखते आए हैं, उसके बाद वाले ये जो साल हैं ये काफ़ी अलग होंगे। कुछ वॉर भी होंगी, बिकॉज मंगल तो है, वॉर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंट्री को तैयार हो जाना चाहिए। आगे जो वक्त आ रहा है वो बहुत ही मुश्किल भरा है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे हम बताएंगे। बट अभी के लिए जो अंतर आ रहा है, मार्स की महादशा शुरू होगी सितंबर 2025 में। तो मार्स की जो महादशा होगी, वो मार्स का जो अंतर रहेगा वो रहेगा सितंबर 2025 से फरवरी 2026। तो ये 6 महीने का अंतर है, जिसके अंदर सारा बेस या तैयार हो जाएगा कि कंट्री को आगे 6-7 साल में क्या देखने वाला है। और उसके बाद मार्च में जब राहु का अंतर आएगा फरवरी 2026 से फरवरी 2027, ये डेफिनेटली वॉर का पीरियड रहेगा। ये पीरियड के अंदर कंट्री को बिल्कुल तैयारी रखनी चाहिए। हमें 2 फ्रंट पे वॉर दिख सकती है इस पीरियड के अंदर। तो इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और क्योंकि हमने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं या लड़ेंगे आगे, उसमें जीत अंततः हमारी ही होनी है। बट कितना नुकसान होगा, क्या वक्त बताएगा, दिखाएगा, उसके बारे में हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो इसके साथ ही, क्योंकि अब ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, आपको ये अगर वीडियो पसंद आया या कंटेंट पसंद आया है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। तब तक के लिए, आने वाले वक्त के लिए, भारत माता की जय। जय हिंद।